नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज फिर से आया हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज मैं आपको एक मिक्स टेस्ट कराऊंगा जो कि उत्तराखंड हिंदी और जीके से होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 30 होने वाली है। इससे पहले इस प्रकार के मैं 4 टेस्ट करा चुका हूँ, यानी कि उत्तराखंड हिंदी और जीके के मिक्स टेस्ट में इससे पहले 4 करा चुका हूँ और साथ ही साथ 3 टेस्ट पवार वंश के, 3 टेस्ट चंद्रवंश के, 2 टेस्ट प्रमुख व्यक्तित्व, 2 टेस्ट आपके उपनामों से और 1 टेस्ट आपके गुफा शैल चित्रों से। इस तरीके से मैं करा चुका हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि प्रदेश में 746 वैकेंसी आई हुई हैं और बहुत सारी वैकेंसी है। बड़े लेवल पर एक वैकेंसी है समूह ग के अंतर्गत, तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास इसमें एक सिलेक्शन प्राप्त करने का। तो उसी को देखते हुए हमने ये अपनी टेस्ट सीरीज चला रखी है। साथ ही साथ हमने पेड कोर्स चलाया है जो न्यू स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी स्टार्ट किया है अपना उत्तराखंड की तैयारी, या जिन्होंने पहले से भी पढ़ रखा है बट उन्होंने डीप नहीं पढ़ा, क्योंकि आज के दौर में उत्तराखंड में डीप ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनके लिए हमने कोर्स चला रखा है जिसका पहला बैच तो स्टार्ट हो चुका है। अब हम 25 जुलाई से सेकंड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लें और जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। वो मैं आगे बताऊंगा क्या नंबर है, उस पर आप एक बार मालूम कर लें जिन्हें भी ज्वाइन करना हो, फीस के बारे में और क्या क्या चीज़ उसमें हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज का हमारा टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं और 30 प्रश्न होने वाले हैं। और जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें। और अंत में जब आप अपने नंबर काउंट कर लें, जिससे मैं टेस्ट कराऊंगा, आपको अपने नंबर काउंट करने हैं। उसके बाद में बताना है कमेंट्स में कि कितने आपके मार्क्स आए टोटल, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ तो आपका इतना एक फ़र्ज बनता है कमेंट्स करने का। दूसरी बात, अगर कोई गलती हो जाती है किसी क्वेश्चन में तो मैं कमेंट्स करके आपको बता देता हूँ, इसलिए एक बार आप कमेंट्स ज़रूर चेक किया करें। चलिए समय को ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्विज नंबर 5 होने वाला है, मिक्स टेस्ट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, धर्मगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, भिलंगना नदी की सहायक नदी है धर्मगंगा। इंपोर्टेंट नदी है, एग्जाम में आने के चांस होते हैं इस प्रकार के। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पतंजलि योग विद्यापीठ को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो पतंजलि विद्यापीठ को, योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2006 में दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब मैं पतंजलि की बात कर लूँ तो आपका पतंजलि जो थे उन्हें योग का पिता भी कहा जाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि योग के पिता कौन थे? पतंजलि। आधुनिक योग के पिता कौन थे? तिरुमल्लाइकर कृष्णाचारी। और आपके योग को विश्व स्तर पर किसने फैलाया? बाबा रामदेव ने। और आपका 21 जून को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 21 जून को आपका विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप, मैं जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखाता हूँ उन्हें आप ऐड करके चला करें तो आपको ज़्यादा याद होगा और कम समय में हम एक बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊँ तो उसको आप साथ में नोट करके चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गोरखाओं के समय दास मंडी का केंद्र था, मतलब कौन सा स्थान गोरखाओं के समय उत्तराखंड में दास मंडी का केंद्र बना हुआ था? तो आपका हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा दासों का केंद्र बन चुका था आपके गोरखाओं के समय में। कई बार सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन मालूम कर लेते हैं कि गोरखाओं के समय दासों का केंद्र उत्तराखंड का कौन सा जिला बना हुआ था? तो आपका हरिद्वार था और हरिद्वार में भी कौन सा स्थान? भीमगोड़ा। अब गोरखा में बात कर लूँ, गोरखा नेपाल निवासी थे या नेपाल के थे और इन्होंने 1790 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को जीतने के बाद वहां पर अपना अधिकार कर लिया, जो कि 1815 तक चलता रहा था। उसके बाद 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर असफल रहे और उसके बाद में पुनः 1804 में आक्रमण करने के बाद और विजय प्राप्त करने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी अधिकार कर लिया और यहाँ भी 1815 तक शासन किया। तो कुल मिलाकर गोरखाओं ने आपके कुमाऊं पे 25 वर्ष और आपके गढ़वाल पर 10.5 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद में दास से मैं बात कर लूँ
तो आपका दास उन्मूलन दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में भारत में जो दास प्रथा का अंत हुआ वो आपके 1833 के एक्ट से हुआ, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। और मतलब इसमें एक नियम बनाया 1833 में कि भारत में दास प्रथा को बंद किया जाएगा, अर्थात 1833 में चार्टर एक्ट आया। और ये एक्ट लागू कब हुआ? तो वर्ष 1843 में नियम लागू कर दिया गया लॉर्ड एलनबरो के समय में कि भारत में दास प्रथा बंद हो जाएगी। तो आपसे एक्ट मालूम कर ले तो 1833 का चार्टर एक्ट, और सन मालूम कर ले कि किस सन में प्रतिबंध हो गई, यानी कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, तो 1843 लॉर्ड एलनबरो के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर, वैसे और भी क्वेश्चन है यहाँ से कि सर्वाधिक दास किसने रखे थे? आपके फिरोज शाह तुगलक ने रखे थे, और इनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगाह विभाग भी बनाया था। और 1,80,000 दास थे आपके फिरोज शाह तुगलक जी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर 1987 में किसके हाथों में आई थी? तो उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर 1987 में कांसी सिंह ऐरी जी के हाथों में आई थी, क्योंकि 1987 में आपका उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया था। और इसके पहले अध्यक्ष आपके डी पंत जी थे। ये क्वेश्चन भी आपको नोट करके चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपके जो बोक्सा एक जनजाति है उत्तराखंड की, तो आपके बोक्सा बहुल क्षेत्रों को बुक्साड़ के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह आपका थारू है। ये आपको नोट करके चलना है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनजातीय समूह थारू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार आपके प्रकाश पंत जी को मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये स्वर्गवास हो चुका है इनका कैंसर के कारण, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। एक बार थोड़ा बता दूं, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक मैच शुरू कर दिया है, तो डेमो क्लासेस भी आपको मिलेगी देखने, 3 से 4 डेमो क्लास मिलेगी। और 25 से स्टार्ट होगा। और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं 9627313767 पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले इस बैच की। अगर आप न्यू हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो एक बार जो कोर्स को ज्वाइन करें। हमने मंथली चार्जेस रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक पूरे 6 मंथ का चार्ज रख दिया हो, आप मंथ करके चार्जेस दे सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ एक बार ज़रूर जानकारी ले लें, उसके बाद अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ एक निर्णय लें कि आगे आपको क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुफा को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपका गुफा को कुमाऊनी भाषा में उडियार कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मैं छिड़ की बात कर लूँ तो छिड़ कहा जाता है जलप्रपात को, अर्थात जलप्रपात को कुमाऊनी भाषा में क्या कहेंगे? छिड़। साव का मतलब होता है साला, हिंदी में साला और आपका कुमाऊनी में साव। इसी प्रकार से ईजा किसे कहते हैं हम कुमाऊनी भाषा में? तो माँ को हम कुमाऊनी भाषा में ईजा कहते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष बद्रीनाथ धाम पर 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2003 में बद्रीनाथ धाम जो कि चमोली में स्थित है के ऊपर 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था। और अगर आ जाए केदारनाथ धाम पर कितने रुपए का टिकट जारी हुआ था? तो आपके 4 रुपये का टिकट वर्ष 2001 में। तो इन दोनों पॉइंट को आपको नोट करना है। केदारनाथ आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी हमने भगवान शिव के नाम पर ही रखा है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पर है? तो राज्य का दूसरा विधानसभा भवन आपका भराड़ीसेण चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आपसे राज्य का पहला विधानसभा भवन मालूम कर ले तो आपका देहरादून में है, और दूसरा कहाँ पर है? आपका भराड़ीसेण में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आशीष सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है? तो आशीष सिंह नेगी जी का संबंध है आपके क्रिकेट से।
तो क्रिकेट के ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और आशीष सिंह नेगी जी आपके जो आपके दृष्टिबाधिता या आपके जो दृष्टिहीन होते हैं तो वे हैं, ये खिलाड़ी रहे हैं और उपकप्तान रहे हैं इंडियन टीम के। ये दृष्टिहीन इंडियन टीम के उपकप्तान भी रहे हैं, यानी कि वाइस कैप्टन आशीष सिंह नेगी जी। और किससे संबंध है इनका? क्रिकेट से। वैसे हमने खिलाड़ियों के ऊपर भी टेस्ट बनाया है, एक बार उसे भी जाके जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ने खत्म होने वाली आत्मकथा किसकी है? तो ने खत्म होने वाली जो आपकी आत्मकथा है वो आपके महेश भट्ट की है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और आपके खुल्लम खुल्ला एक आत्मकथा जो कि बहुत फेमस हुई थी तो वो ऋषि कपूर जी की थी। और खामोश आपकी शत्रुघ्न सिन्हा जी की है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में पॉइंट आते रहते हैं, इन्हें नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपके भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर पाल दास को कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और आपका चार्ल्स मेडकोप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और सर विलियम हंटर के समय में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक थे सर विलियम हंटर, ऑप्शन सी आपका सही है। मुस्लिम से मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया है, जहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। और अगर मैं बात कर लूँ महात्मा गांधी जी की, तो इनका मैं पूरा जीवन चित्र आपको एक वीडियो के दौर पे दूंगा, आपको वीडियो बना के दूंगा। क्या आप चाहते हैं उस वीडियो को मैं बनाऊं? क्योंकि मैं इतना अच्छे से दिखाऊंगा, उसमें हर चीज़ ऐसे ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे किसी बुक में। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर हमें गांधी जी के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन का जो उल्लेख है आपके अनुच्छेद 48 में है, अर्थात अनुच्छेद 48 में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका पशु दिवस है 4 अक्टूबर को, पशु कल्याण दिवस आपका 4 अक्टूबर को होता है। इसी प्रकार से कृषि की मैं बात कर लूँ तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत के समान कृषि प्रधान देश आता है इटली। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। और सर्वाधिक अंगूर की खेती आपके इटली में होती है। सर्वाधिक चाय आपकी चाइना में होगी। और अगर मैं बात कर लूँ कि भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पर होती है, तो आपके असम राज्य में होती है। और आपके फेमस चाय कहाँ की है, तो दार्जिलिंग की चाय फेमस है। और अगर मैं कॉफ़ी की बात कर लूँ तो सर्वाधिक कॉफ़ी आपके कर्नाटक में होती है। और सर्वाधिक रबड़ आपके केरल में होगी। सर्वाधिक मिर्च आपके आंध्र प्रदेश में होगी। और इसी प्रकार से आपके आम सर्वाधिक, गेहूँ सर्वाधिक, और आपका गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक चावल आपका पश्चिम बंगाल में आएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहें तो इतनी क्वेश्चन की भरमार में कर दूंगा। जैसे केसर सर्वाधिक आपका जम्मू कश्मीर में होता है, मूंगफली आपकी गुजरात में होती है, और सरसों आपके राजस्थान में होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो आपका सेबी, जिसे हम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी जो मैं पहले कुछ सही से बता दूं कि जो इसकी स्थापना हुई थी सेबी की, वो आपकी 1988 में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना। लेकिन मैंने बात किसकी की है? वैधानिक दर्जे की, यानी कि इसे कानूनी दर्जा कब मिला? तो 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा मिला था। मैंने इसलिए बताया है, कभी आप गलत कर दें फिर से सुन लें। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और वैधानिक दर्जा 23 जनवरी 1992 को मिला था। और सेबी के मैं और क्वेश्चन बना लूँ तो जो आपका सेबी है, इसका मुख्यालय जो आपका स्थित है मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। लेकिन जो इसके अन्य मुख्यालय हैं 3, अन्य कितने मुख्यालय हैं? 3। तो वो आपका एक कोलकाता में है, एक दिल्ली में है और एक चेन्नई में है, जो कि सेबी के अन्य मुख्यालय हैं। सेबी की मैं और बात कर लूँ तो इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष होगा। और कुल मिला के कितने सदस्य होंगे इसके?
5 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष, 6 हो जाते हैं टोटल। उसके बाद में सेविकी में फुल फॉर्म की बात कर लूँ, आ जाता है एग्जाम में, आया हुआ है क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो जितने भी मैंने सेबी से क्वेश्चन बताए हैं प्लीज़ उन्हें नोट कर लें, कोई डाउट हो तो मुझसे मालूम कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मराठों की पर्वतीय सैन्य टुकड़ी का क्या कहलाती थी, या क्या नाम था जो मराठों की पर्वतीय सैन्य टुकड़ी थी? तो उसे कहा जाता था आपके मवाली। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मवाली कहा जाता था आपके मराठियों की सैन्य टुकड़ी को। क्वेश्चन नंबर, और आपके जो शिवाजी हैं या मराठा हैं, इन्होंने गोरिल्ला पद्धति भी अपनाई थी और औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था। दक्षिणी भाग में या महाराष्ट्र या दक्षिण के एरिया में परेशान कर रखा था औरंगजेब को आपके शिवाजी और मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वायसराय को भारत का रक्षक कहा गया है? तो आपके सर जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत का उद्धारक आ जाए तो लॉर्ड रिपन आ जाएगा। और आपको भारत में सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने कराई थी। मेयो कॉलेज किसने बनवाया था? लॉर्ड मेयो ने बनवाया था। उसके बाद में कि किस वायसराय की मृत्यु चाकू मार के कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की गई थी। उसके बाद में लॉर्ड लिटन की मैं बात कर लूँ तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1887 में लाए थे आपके लॉर्ड लिटन जी, जिसके द्वारा भारत के जो समाचार पत्र छप रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि उसमें क्रांतिकारी भावना को भड़काने वाली खबरें छपती थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए लॉर्ड लिटन ना कि रिपन, लिटन ने उसको बंद करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। इसी कारण वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद में इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो आपके लॉर्ड रिपन जी आए थे, इन्होंने समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन जी की मैं बात कर लूँ तो वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन जी के कार्यकाल में ही नियमित जनगणना हुई थी, यानी कि एक नियम बना कि 10-10 साल के बाद जनगणना होगी। क्वेश्चन आए कि भारत की पहली जनगणना किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के। भारत की पहली नियमित जनगणना किसके समय में हुई? लॉर्ड रिपन के। तो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो आपके विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद में अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लूँ तो आपके 1893 के विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लिया था, भारत के प्रतिनिधित्व किया था आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। और इन्हें स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा जाता है, तूफानी हिंदू। इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपके सत्यार्थ प्रकाश की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, लोकायतन रचना के लेखक कौन हैं? तो आपके लोकायतन रचना के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? जैसे आपका आता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आपका मंगलसूत्र होगा। और आपका जयशंकर प्रसाद जी का है तो इरावती होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वी हिंदी किसका भेद है? तो एक प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश का भेद है? तो आपके अर्धमागधी का भेद है। अर्धमागधी का भेद है आपका पूर्वी हिंदी, या अर्धमागधी अपभ्रंश का भेद है आपका पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन तालु व्यंजन है? तो आपका तालु व्यंजन की मैं बात कर लूँ तो आपका यह है
तालु व्यंजन। और अगर और भी मालूम कर ले तो वैसे आपका वास्तव में तो ई भी आपका तालव्य है, लेकिन ये व्यंजन ना होके क्या है, स्वर है। लेकिन मैंने यहाँ पे व्यंजन बताया है, तो व्यंजन आए तो आपका ये आएगा। और अगर ऐसे मालूम करता है निम्न में से कौन तालु है, तालव्य है, तो ये और स है। और आपका आपने चार्ट पढ़ा होगा कचड़ तप गजड़ तप वाला, तो च वर्ग वाला आपका तालु बोलता है। पहले कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कै वर्ग आपका कंठ से, च वर्ग आपका तालु से। उसके बाद इसी प्रकार से कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये आपको याद कर लेने हैं सिंपल से। हिंदी बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो आपका शुद्ध शब्द होगा वो होगा तिथि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कालिदास में यहाँ पर छोटी की मात्रा आनी है, अरुण में छोटा उ आना है, और बधु में आपके बड़े उ की मात्रा आनी है। लेकिन ये तीनों गलत है और हमने शुद्ध मालूम किया है, तो अतिथि आपका शुद्ध होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद होगा। तो धनुष टंकार का जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वह है आपका धनु प्लस टंकार, ऑप्शन बी आपका सही है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, एक विसर्ग संधि का एक भाग है, मतलब विसर्ग संधि का एक प्रकार है, उसको मैं हल्का सा बता दूं यहाँ पे। तो विसर्ग संधि में है कि पहले अगर कोई मान लो विसर्ग है, किसी जगह पर विसर्ग लगा हुआ है, और उस विसर्ग से पहले या तो ई आ जाए या फिर उ आ जाए। क्लियर है? विसर्ग से पहले ई और उ आए, और बाद में आपका कै, ख, टे, ठे, पे और फे ये आ जाए। यानी कि विसर्ग से पहले आपका ई और उ हो, और बाद में कै, खे, टे, ठे, पे, फे में से अगर कोई भी शब्द आ जाए तो इस वाले विसर्ग का आपका ये से हो जाता है। अर्थात ये अभी आधा है, अगर हलंत लगा हुआ है तो क्या होता है, आधा से। तो आपका इस प्रकार से आधा से हो जाता है, किसका, हलंत का। तो यहाँ पे इसी प्रकार से होगा, आप देखिएगा कि विसर्ग से पहले उ है और बाद में क्या है, टे है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये आपका विसर्ग गायब हो जाएगा और आपका यहाँ पर आधा से आ जाएगा धनुष टंकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं धनुष टंकार आपका इसी प्रकार से बना हुआ है। तो बहुत आसान है संधि समझना, बस समझने वाले के अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ने की, तो कोई भी समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग में आपको बता दूं, ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे एक प्रकार से शब्द होंगे जो किन्हीं भी शब्दों के आगे अगर लग जाएं तो उसका मतलब ही बदल दे या उसके अर्थ को एक तरह से विलोम कर दे। जैसे आपका यहाँ पर इंसाफी है, अगर जैसे यहाँ पे बेइंसाफी है, तो इस बेइंसाफी में जो प्रयुक्त हुआ है आपका उपसर्ग, तो वो आपका बे प्रयुक्त हुआ है, बे उपसर्ग है। और बाद में क्या है, इंसाफी। अगर मैं बे हटा दूं तो क्या हो जाएगा, इंसाफी, यानी कि एक किसी के साथ न्याय करना। अगर इसका अगर बे लग गया तो क्या हो गया, बेइंसाफी, यानी कि किसी के साथ न्याय करना। तो अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्दों के आगे लग के उनके अर्थ को बदल दें। हमेशा उपसर्ग आगे लगेंगे और प्रत्यय होते हैं एक प्रकार के, वो लगते हैं बाद में। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, न्याय, और इसके में आगे ए उपसर्ग लगा दूं तो क्या हो जाएगा, अन्याय। तो मतलब चेंज हो गया। तो इन्हीं चीज को हम देखते हैं कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेबसाइट का हिंदी अर्थ क्या होगा? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं यूके SSC के, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैं डेली रखता हूँ। तो वेबसाइट का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है जाल पत्र, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं? तो आपके बहुब्रीहि समास के दोनों पद आपके अप्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान मालूम कर ले तो द्वंद्व समास के होते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात कर लूँ तो आपके दो प्रकार होते हैं शब्दों के, अविकारी और विकारी। वैसे अगर हम कुल जैसे शब्दों को अगर अलग अलग टुकड़ों में बांटें तो मुख्य रूप से शब्दों को हम 4 प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 आपके शब्द आते हैं
ऐसे शब्द जो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर बने हुए हों। तो जैसे आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, संकर शब्द, तो ये सभी क्या हैं आपके उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं वे होते हैं व्युत्पत्ति और रचना के आधार पे, जैसा आपका योग रूढ़, यौगिक एवं रूढ़ शब्द। अभी मैं नॉर्मल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपका अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एक एक डाउट क्लियर होगा। उसके बाद में तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, इन्हें रूप के आधार पर लिख दो या प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। और चारवां जो शब्दों का प्रकार है वो होता है अर्थ के आधार पर, जो कि 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे, आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो आपसे क्वेश्चन मालूम करेगा नॉर्मल कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन से हैं? आपके उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, और 4 भी क्या है आपके अर्थ के आधार पर। सबके फैक्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? और अगर आप भी चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करना तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन ले, दूसरा बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एक बार और वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।